इस प्रश्न का मैंने उत्तर दिया था। तरीका हम विकसित नहीं कर पाए। हाँ, हम कर पाए, जो मैंने आपको बताया कि अ, इलेक्ट्रॉनिक कचरा निपटान के नियम हैं जो कि 2016 में पहली बार भारत में भी लाए गए और इसके अंतर्गत हमने कई सारे नियम बनाए कि कैसे अ, यहाँ पर भारत में निपटान किया जाएगा, क्या-क्या बात किन-किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, वो सब वहाँ पे रखा गया है। तो ये शायद आप अपनी पर्यावरण की कक्षाओं में इसके ऊपर अलग से चर्चा मेरे हिसाब से होगी। चंदन, आपने पूछा है कि समुद्र की गहराई तो पता नहीं है, फिर कैसे लगते हैं इस ऊर्जा यहाँ पर। नहीं, देखिए, गहराई का पता लगाना आज के दिन में बहुत बड़ी बात नहीं है और ऐसा नहीं कि बिल्कुल बीच समुद्र में जाकर के हम लगाते हैं, तट के निकट ही लगाते हैं, बहुत तट से बहुत दूर जाकर के नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि वहाँ पर करना संभव नहीं है, गहराई भी हमें पता होती है और जहाँ पर चट्टानें जहाँ तक है, वहाँ तक ही ये लगाया जाता है इन संयंत्रों को। हाँ, राधा, आपने सही कहा कि जम्बूज के बारे में कि आपने डिटेल में पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है। अपतटीय पवन ऊर्जा से समुद्र में रहने वाले जीवों को कोई नुकसान नहीं होगा। अ, नुकसान उस पैमाने पर नहीं होगा जहाँ पर हमें इसके बारे में चिंता करनी पड़े, क्योंकि समुद्र के भीतर ऐसा कोई संयंत्र नहीं स्थापित कर रहे हैं हम, जो भी कर रहे हैं वो ऊपर ही कर रहे हैं। तो थोड़ी-सी वहाँ पे समस्या तो होगी, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी जिसके बारे में हमें सोचना पड़े। अभी आप किस चीज़ के बारे में बता रहे थे? हमें भी पढ़ना चाहिए। इमरान, ये हम लोग बात कर रहे थे जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट्स क हैं जो कि अ, अभी हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इसका पता लगा था। अभी कुछ दिन पहले समाचार में था। एक बार ज़रूर जाकर के पढ़ लीजिए। दृश्य प्रदूषण माला आप पूछ रही हैं? दृश्य प्रदूषण कुछ नहीं, बस मान लीजिए कि किसी भी प्राकृतिक जगह पर, किसी प्राकृतिक स्थल पर यदि कुछ भी मानव निर्मित अवसंरचना हो, तो उसको हम लोग दृश्य प्रदूषण कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका शौक है कि जंगल के बिल्कुल बीचों-बीच मेरा एक घर होना चाहिए, तो आपके लिए तो बड़ा प्यारा ये होगा कि हाँ, बिल्कुल जंगल के बीचों-बीच आपने घर बनाया, लेकिन उसको दृश्य प्रदूषण कहेंगे, क्योंकि वो एक प्राकृतिक स्थल पर आपने एक मानव निर्मित अवसंरचना वहाँ पर स्थापित की। तो चंदन, आपका भी यही प्रश्न था, तो उत्तर तो मिल गया। द हिंदू में आया था। हाँ, ये आया था, जो हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी ऑब्जेक्ट्स की। तो एक बार जाके देख लीजिए, मेरे हिसाब से परसों 5 तारीख के अखबारों में शायद आपको ये मिल जाएगा। सौर हाइब्रिड नीति क्या है, रोशनी आप पूछ रही हैं? सौर हाइब्रिड नहीं है, वो पवन सौर हाइब्रिड नीति है वो। तो पवन सौर हाइब्रिड नीति का के अंतर्गत हम कोशिश हमारी ये है, भारत सरकार की, कि एक ही संयंत्र एक साथ स्थापित किए जाएँ और उन्हीं संयंत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों को एक साथ प्राप्त कर सकें। तो दोनों को अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग खर्च, अलग-अलग निवेश नहीं हमें करना पड़े। एक ही निवेश में दोनों कार्य हम लोग कर पाएँ, तो उसकी कोशिश की जा रही है। क्वांटम डॉट्स सिलेबस में है। हाँ, क्वांटम डॉट्स हम लोग पढ़ेंगे। क्वांटम डॉट्स हम लोग जब नैनो प्रौद्योगिकी पर जाएँगे, तो वहाँ पर हम लोग क्वांटम डॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। वेबिनार में भी बताया गया था। हाँ, वेबिनार में भी इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। चलिए,
तो आगे अब हम बढ़ते हैं। भूतापीय ऊर्जा के बारे में चर्चा करते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल, भूतापीय, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भू यहाँ पर पृथ्वी के बारे में हम लोग कह रहे हैं, तापीय मतलब जहाँ पर ताप से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसलिए यहाँ पर पृथ्वी के भीतर जो दबी हुई ऊष्मा है, जब उसका उपयोग हम करते हैं, तो उसको हम लोग भूतापीय ऊर्जा कह सकते हैं। तो ये जो भूतापीय ऊर्जा है, ये हमें कैसे प्राप्त होगी? ये हमें पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होगी, और जैसे-जैसे आप देखेंगे कि आप पृथ्वी के भीतर जाते हैं, वैसे-वैसे तापमान भी बढ़ता चला जाता है ना? तो जैसे-जैसे जितनी अधिक गहराई होगी, उतना अधिक तापमान होगा। तो पृथ्वी का जो क्रोड है, जो कोर जिसको कहते हैं, वहाँ पर का तापमान सर्वाधिक होता है। जैसे-जैसे आप बाहर की ओर आते हैं, तापमान घटता चला जाता है। तो वो जो अंदर दबी हुई जो ऊष्मा है, वो कई बार सरफेस तक यानी सतह तक आ जाती है। तो वो जैसे ही सतह तक आएगी, उसी ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं। उस ऊर्जा का जब हम उपयोग करते हैं, तो उसको हम लोग भूतापीय ऊर्जा कह सकते हैं। तो या तो जो ग्रहों के निर्माण के समय से जो ऊष्मा जो दबी हुई है पृथ्वी के भीतर, जब उसका उपयोग करें, या फिर रेडियोधर्मी तत्वों के कारण या उनके क्षय के कारण जो हमें ऊर्जा मिलती है, वहां से जो ऊष्मा मिलती है, उसका जब हम उपयोग करें, तो इसको हम लोग दो स्रोत मानते हैं भूतापीय ऊर्जा का। तो रेडियोधर्मी तत्वों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हम अपनी अगली कक्षा में जब हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर उसकी चर्चा अच्छे से हम लोग कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लें कि भूतापीय ऊर्जा के पीछे भी रेडियोधर्मी तत्व एक कारक बन जाते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो अ, स्प्रिंग होते हैं, जो हॉट स्प्रिंग वगैरह होते हैं, जो गर्म जल प्रपात होते हैं, या फिर गीजर है, ज्वालामुखी को भी इसका स्रोत माना जाता है। तो जैसे इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इस प्रकार के जो हॉट स्प्रिंग वगैरह होते हैं, वहां से हमें ये प्राप्त होता है। तो जो ऊर्जा बिल्कुल जो जो ऊर्जा जो भूगर्भीय ऊर्जा है, वो जब धरती तक आती है, सतह तक जब आती है, तब इसका उपयोग हम कर पाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो आप क्या पाएंगे कि विश्व के कई स्थानों पर ये पाया जाता है। तो एक प्रकार से जो विवर्तनिकी रेखाएं हैं, उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा कि सबसे अधिक मात्रा में यहाँ से ये ऊर्जा प्राप्त हो पाती है। और उसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये मिलते हैं। तो जैसे अगर आप भारत इस मैप पे, इस मानचित्र पे अगर आप भारत को देखें, तो आपको दिखेगा कि कैसे जो अपना हिमालय वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पर स्रोत भारत में पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर भारत के मानचित्र को देखें, तो आपको दिखेगा कि ये, इसीलिए हमने ये हिमालयी क्षेत्र देखा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा लेकिन सोन नर्मदा तापी में भी है। उसके अलावा हम देखते हैं कि अ, गोदावरी के पास भी है। तो आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। तो हर जगह पर छत्तीसगढ़ है। तो ये सारे इलाके हैं जहाँ पर हमारे पास ये स्रोत मिले हैं। हालांकि ये बहुत छोटे छोटे स्रोत हैं, लेकिन इन हर स्थानों पर स्रोत भारत में भी मिला है। तो कुल मिलाकर के लगभग 10,000 मेगावाट के उत्पादन की क्षमता भारत में मानी जाती है कि है। और तो 10 गीगावाट की क्षमता ये हो गई। तो 10 गीगावाट की क्षमता है जो कि भारत में है। और इसके ऊपर आज भारत में शोध चल रहा है, अध्ययन हम लोग कर रहे हैं कि कहाँ-कहाँ से हमें ये ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। छोटे-छोटे कुछ-कुछ संयंत्र हैं जो स्थापित भारत में किए गए हैं, और कई सारे हैं जो कि अभी स्थापित किए जा रहे हैं। 2021 में हमने देखा कि ओएनजीसी ने भारत की पहली जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को विकसित करने की के लिए लद्दाख के साथ एक समझौता ज्ञापन, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जिसको कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर किया गया। और इसको यहाँ पर ये जो इलाका है, जो पूगा घाटी जिसको कहते हैं, तो पूगा घाटी है लद्दाख में, जहां पर इसे स्थापित किया जाएगा।
ठीक है? पूगा घाटी जो लद्दाख में, यहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर स्थापित करने के पीछे कारण ये है कि ये सब इलाके ऐसे हैं जो कि बहुत दूरस्थ इलाके हैं, तो यहाँ तक बिजली पहुँचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पूगा घाटी में जो गर्म जल प्रपात है, जो हॉट स्प्रिंग वगैरह है, उनके कई सारे छोटे-छोटे स्रोत हैं, तो वहाँ से बिजली को पैदा करके वहाँ के जो अ, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो आवश्यकताएँ हैं ऊर्जा की, उन्हें पूरा किया जाएगा इसके माध्यम से। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि उत्तराखंड में अभी समाचार में था 2-3 महीने पहले कि उत्तराखंड में भी ये इसे स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ, क्योंकि उत्तराखंड में का तो उत्तराखंड तो ख़ैर हिमालय क्षेत्र में आ जाता है, एक बहुत बड़ा भाग, तो इसीलिए वहाँ पर हमारे पास जो क्षमता है वो काफ़ी अधिक है, तो वहाँ पर भी क्षमता का उपयोग करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ हमने देखा था कि फरवरी में अ, ये 820 करोड़ रुपए के निवेश की बात हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर अमेरिका की एक कंपनी है, अमेरिका की एक कंपनी है टेक्सास एनर्जी। तो ये कंपनी है जो कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने की बात जिसने की है, उत्तर प्रदेश के साथ उन्होंने एक अ, संधि की है कि यहाँ पर स्थापित इसे करने की कोशिश की जाएगी। तो ये कुछ-कुछ हम देख रहे हैं कि छोटे-छोटे इस प्रकार के समाचार आपको देखने को मिलेंगे। तो लेकिन ऐसा कोई लक्ष्य अभी भारत में नहीं रखा गया। जिस प्रकार के लक्ष्य की हमने सौर ऊर्जा में या पवन ऊर्जा में बात की, उस प्रकार के लक्ष्य अभी भूतापीय ऊर्जा में नहीं रखा गया है। लेकिन आगे हो सकता है कि इसको लेकर के भी कुछ लक्ष्य और निर्धारित किए जाएँ। अब अगर भू-तापीय ऊर्जा के लाभ देखें तो लगभग-लगभग वही सारे लाभ हैं कि नवीकरणीय है, चिरस्थायी है, अनुकूल है पर्यावरण के, निरंतर आपूर्ति है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सौर ऊर्जा में भी हम जानते हैं कि जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो विद्युत उत्पादन वहाँ से नहीं कर सकते। तो निरंतर आपूर्ति वहाँ नहीं है। पवन ऊर्जा के साथ भी समस्या है, जब पवन की गति कम हो जाएगी तो आप ऊर्जा वहाँ से प्राप्त नहीं कर पाएँगे। परंतु इस तरह की समस्या यहाँ पर नहीं है ना? इस तरह की समस्या यहाँ पर नहीं है। फुटप्रिंट यहाँ पर कम है, क्योंकि जो भी स्थान है वैसे स्थान हैं जो कि जहाँ पर हमारे हॉट स्प्रिंग वगैरह होंगे, और इसलिए इसका जो इनके जो इलाके हैं वो खेत वगैरह के इलाकों से काफ़ी दूर हैं। वहाँ पर कोई खेती ऐसी भी संभव नहीं होती जहाँ पर भी इस प्रकार के हमारे स्रोत होंगे। फिर ये काफ़ी सस्ती पड़ सकती हैं, अगर हम लंबी अवधि में अगर हम बात करते हैं, तो लंबी अवधि में हमारे लिए ये काफ़ी किफ़ायती या काफ़ी सस्ते पड़ सकते हैं। फिर इनको भी रख-रखाव की आवश्यकता होती है, शोर काफ़ी कम होता है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को ये कम करती है और ये भी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दे पाती है। रोजगार सृजन में ये भी हमें मदद करेगा ही, क्योंकि ये भी नए स्रोत हैं और व्यापक संभावनाएँ हैं। आज के दिन में तो भारत में अध्ययन चल रहा है, नए-नए निवेश हो रहे हैं और धीरे-धीरे हमारी अ जो क्षमता है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सीमाएँ क्या-क्या हैं? एक पहले तो भौगोलिक सीमाएँ हैं, हर जगह पे स्थापित नहीं किया जा सकता। जहाँ पर भौगोलिक रूप से जहाँ-जहाँ पर ये उपलब्ध है, वहीं-वहीं पर इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अधिक निवेश की आवश्यकता है ना? क्योंकि अभी तो हम लोग स्थापना शुरू ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर निवेश काफ़ी अधिक होगा। फिर पर्यावरणीय दुष्प्रभाव इससे होने की संभावना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये संभावना की बात की जाती है, क्योंकि ऐसे ये स्थान है जहाँ पर से हो सकता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वगैरह मिले, क्योंकि सल्फर के ये स्रोत बन जाते हैं, तो सल्फर संबंधी प्रदूषण की बात कई बार की जाती है। फिर स्थिरता संबंधी चिंताएँ हैं कि कितने स्थिर हैं, जो भी स्रोत हमें मिले, वो कितने बड़े स्रोत हैं, कितने दिनों तक हमें वहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो पाएगी। कई बार इस बात को समझ पाना आसान नहीं होता। फिर भूकंपीय अस्थिरता भी संभव है, क्योंकि कहीं-कहीं पर ये भी देखा गया कि इस प्रकार की समस्याएँ हमें देखने को मिली हैं
कि जैसे 2 उदाहरण हैं इसके, एक अमेरिका में देखा गया था और एक बेसल जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, बेसल में देखा गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक बहुत छोटे पैमाने का भूकंप है जो इन इलाकों में आया था। रिक्टर पैमाने पर ये 3.7 3.8 जैसा रहा होगा, तो काफ़ी कम है। लेकिन जब इसके पीछे के कारण को ढूँढा गया तब इन्हें ये समझ में आया कि जो भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, उनके कारण वहाँ से जो अस्थिरता पैदा हुई होगी, उसके कारण ऐसा हुआ होगा। उसके कारण ये भूकंप आया होगा। तो क्योंकि ये इलाके भी ऐसे हैं जो कि विवर्तनिकी रेखाओं के पास में हैं, जो टेक्टोनिक लाइन है उनके आस-पास में है, तो इसीलिए वहाँ पर अस्थिरता तो ऐसे भी रहती है, तो इसके कारण अस्थिरता और बढ़ जाती है भूतापीय ऊर्जा के कारण। तो कई बार इस प्रकार की भी समस्याएँ होना संभव होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जैव ऊर्जा यानी बायो एनर्जी की। तो भूतापीय ऊर्जा से कोई अगर आपको डाउट हो तो बता दें? सुनिए, आपने पूछा कि भूतापीय ऊर्जा में प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण तो नहीं है, लेकिन वही जो मैंने आपको बताया कि सल्फर संबंधी कुछ चिंताएँ हैं, जो जताई जाती हैं, क्योंकि सल्फर के कारण हो सकता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ से उत्सर्जित हो। तो यदि वैसा हुआ तो फिर वो वायु प्रदूषण में थोड़ा-सा वायु प्रदूषण उनसे हो सकता है। भूतापीय के मीनिंग आप चंदन पूछ रहे हैं। देखिए, भूतापीय यानी पृथ्वी का ताप, यानी पृथ्वी के भीतर जो दबी हुई ऊष्मा है, उसको जब हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, तो उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसकी कोई न्यू योजना चल रही है क्या? नहीं, अभी तो अजय ऐसी कोई योजना नहीं बनी है इसको लेकर। अभी बस जो मैंने कहा कि नए-नए, छोटे-छोटे परियोजनाएँ हैं जो कि देश के विभिन्न भागों में उठाई जा रही हैं। जैसे एक रेजाविक ग्लोबल करके एक कंपनी है जो कि आइसलैंड की कंपनी है, उसने भी भारत में अभी निवेश किया है। मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में वो अपने एक संयंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से छोटी-छोटी परियोजनाएँ हैं इधर-उधर जो कि अभी भारत में चल रही है, ऐसी कोई योजना नहीं है अभी भारत की। रोशनी, आप पूछ रही हैं कि सिस्मिक ज़ोन में पॉसिबल है तो डेंजरस भी तो हो सकती है। वही हमने बात की, जो अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के भूकंप की हमने बात की, वो इनके कारण ही हुआ था, ऐसा ब माना जाता है। फुटप्रिंट क्या है? फुटप्रिंट अलग ये होता है कि कितने भूमि का आप उपयोग कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा भूमि का उपयोग करेंगे, उतना ज़्यादा आपका फुटप्रिंट होगा। राजवीर, आप पूछ रहे हैं रोज़गार सृजन क्या है? रोज़गार सृजन मतलब कि रोज़गार के नए अवसर यहाँ पर बनेंगे। और रोज़गार सृजन कैसे मिल सकता है? इसलिए क्योंकि नए-नए संयंत्र स्थापित होंगे, तो उनको चलाने के लिए भी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पर लोग आएँगे, इंजीनियर होंगे, वैज्ञानिक होंगे, बाकी लोग होंगे जो कि उसके प्रबंधन के साथ जुड़े हुए होंगे। तो अलग-अलग प्रकार से हम देखेंगे कि वहाँ पर लोगों को नौकरियाँ मिल सकती हैं। ये ज्वालामुखी से संबंधित है, सुनैना आप कह रही हैं। हाँ, ज्वालामुखी के पास से भी ये हमें प्राप्त होती है। आइसलैंड वगैरह में तो ज्वालामुखी ही सबसे विशेष स्रोत उनका बन जाता है। स्थिरता संबंधी चिंताओं का मतलब है कि जो स्रोत है हमारे वो कितने अच्छे स्रोत हैं, ये कई बार नहीं पता लग पाता। कि जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि एक गर्म जल प्रपात है, एक हॉट स्प्रिंग है कहीं पर। अब ये हॉट स्प्रिंग कितनी ऊर्जा देगा,
कितने दिनों तक ऊर्जा दे पाएगा, ये बातें हम कई बार नहीं जानते, तो ये एक समस्या रहती है कई बार। इसकी महक भी बहुत खराब आती है, ये समस्या में लिख सकते हैं? नहीं, इसको समस्या में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो ख़ैर वैसे इलाके हैं। ऐसा नहीं कि बहुत दूर तक इसकी महक फैलती है, जो सल्फ़र वाली जो महक होती है। जो अमेरिका और बेसल में जो प्रभाव देखा गया, इसकी तीव्रता और बढ़ भी सकती है क्या? हाँ, बढ़ भी सकती है, ऐसा कहना अ, स असंभव है हमारे लिए कि कितने बड़े पैमाने पर ये अस्थिरता पैदा कर सकता है। लेकिन संभावना, ज़्यादातर संभावना है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, कि बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा कोई भूकंप हो जाए इनके कारण, क्योंकि बड़े पैमाने के भूकंप के लिए बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर भूकंपीय गतिविधियाँ होनी चाहिए, तो उतनी बड़ी गतिविधि इनके कारण नहीं होती। योजना और परियोजना में क्या अंतर है? योजना और परियोजना में देखिए, योजना मतलब हो जाता है कि कोई भी अगर हम लोग कोई भी पॉलिसी अगर कुछ बना रहे होते हैं, कोई भी अगर नया कोई स्कीम होता है, तो उस स्कीम को आप कहते हैं कि वो योजना है, वो स्कीम है। और परियोजना होता है प्रोजेक्ट, कि कोई अगर नया प्रोजेक्ट उठाते हैं तो उसको परियोजना कहते हैं। दिनेश, आपने पूछा अगर एग्जाम में आए तो सिर्फ पॉइंट लिखना है, इन्हें एक्सप्लेन नहीं करना है। देखिए, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपको कितने शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। अब मान लीजिए कि आपको अगर 250 शब्दों में लिखना है और उसके लिए आपको पॉइंट बनाने हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा उसे समझा-समझा कर लिखना होगा। और यही मान लीजिए कि 150 शब्दों में लिखना है कोई उत्तर, और उसमें 3-4 प्रश्न पूछ दिए गए हैं, तब फिर आपको छोटे-छोटे बिंदुओं में लिख करके उसे समझाना होगा। तो बिल्कुल इस बात पे निर्भर करता है कि आपको कितने शब्दों में लिखने के लिए पूछा गया है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और जैव ऊर्जा की बात करते हैं। तो जैव ऊर्जा मतलब वैसी ऊर्जा जो हमें किसी जीव से प्राप्त हो रही हो। किसी भी जीव से, याद रखें, किसी भी जीव से। अगर किसी जीव से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, तो उसको हम लोग जैव ऊर्जा कहेंगे। तो अब ये जो जैव ऊर्जा है, ये कोई जैविक सामग्री होगी जिससे हम इसे प्राप्त कर पाएँगे। तो ये जो जैविक सामग्री होती है, ये किसी भी चाहे तो किसी जंतु से, चाहे तो किसी पादप से, चाहे तो किसी सूक्ष्म जीव से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको हम लोग जैव ऊर्जा कह सकते हैं। तो अब ये जो जैव ऊर्जा है, ये हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। ये ईंधन की लकड़ी से प्राप्त हो सकता है, ये फसलों से प्राप्त हो सकता है, ये अपशिष्ट से प्राप्त हो सकता है, जो नगर पालिका अपशिष्ट है, उससे प्राप्त हो सकता है। कोई भी कार्बनिक अपशिष्ट से प्राप्त हो सकता है। फिर जो पशुधन खाद है, वहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो अलग-अलग हमारे सारे स्रोत हैं, जहाँ से जैव ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम जैव ऊर्जा की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ फसलें होती हैं जिनको हम लोग ऊर्जा फसल कहते हैं। तो ऊर्जा फसल वैसे होते हैं जो कि विशेष रूप से हमें जैव ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें, और इसीलिए इनको ऊर्जा फसल कहा जाता है, क्योंकि जैव ऊर्जा यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। और ऊर्जा फसल इसलिए कहते हैं इनको, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या काम होता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है हमारे शरीर में? एनर्जी, है ना? जो आप लोग सब लिख रहे हैं कि यहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो शरीर को कोई भी कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से आती है? वो ऊर्जा या तो वसा यानी फैट से आती है, या तो कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो कार्बोहाइड्रेट के जितने भी स्रोत होते हैं, जो भी फसल, तो कई सारे फसलें जैसे चावल है,
चावल है, गेहूँ है, मान लीजिए आलू है, मक्का है, तो ये सारे जो स्रोत हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो जहाँ से भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता हो, जहाँ से भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता हो, वैसे फसलों को हम लोग ऊर्जा फसल कहते हैं। और यही सारे ऐसे फसल हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैव ऊर्जा के स्रोत के रूप में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कुछ शब्दों को। तो बायोमास एक शब्द है, तो बायोमास मतलब जो भी जैविक सामग्री हमें किसी भी जीवित जीव से प्राप्त होती है, उसको हम लोग बायोमास कहते हैं। ठीक है? तो कोई बायोमास कोई भी जीवित या हाल ही में जीवित जीवों से प्राप्त जैविक सामग्री को कहते हैं। तो इसका जो उपयोग है, बायोमास का जो उपयोग है, अक्सर हम लोग पादप आधारित सामग्री के रूप में करते हैं। ज़्यादातर बायोमास जब कहते हैं, तो बायोमास का मतलब ज़्यादातर हमारे लिए होता है कि किसी फसल से जो प्राप्त बायोमास होगा, जिसका उपयोग हम ऊर्जा के लिए करेंगे, तो उसको बायोमास कहे जाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बायोमास केवल और केवल पादप आधारित हो, ये जंतु आधारित भी हो सकता है, सूक्ष्म जीव आधारित भी हो सकता है। नगर पालिका जो कार्बनिक अपशिष्ट हैं, उसको भी हम लोग बायोमास कह सकते हैं। बायोमास जो भी जैविक सामग्री हो, अ, जो कार्बन आधारित जैविक सामग्री हो, उसको हम लोग बायोमास कह सकते हैं। और यहीं से हमें इसी बायोमास से हमें प्राप्त होगी ऊर्जा। इसी बायोमास से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसीलिए जैव ऊर्जा के लिए जो बायोमास का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग फीडस्टॉक कहते हैं। तो फीडस्टॉक एक प्रकार से समझ लीजिए, जो भी रॉ मटेरियल जो आप कहते हैं, जो कच्चा माल जो है, उस रूप जो भी जैव ऊर्जा के लिए जो कच्चे माल के रूप में जो बायोमास या जो भी जैविक सामग्री कार्य कर पाए, उसको हम लोग फीडस्टॉक कहते हैं। तो लकड़ी हो सकती है, विभिन्न प्रकार की फसलें हो सकती हैं, अपशिष्ट हो सकते हैं, तो सबका उपयोग हम कर सकते हैं एक फीडस्टॉक के रूप में। तो इसीलिए इन सब से जो हमें ईंधन प्राप्त हो पाएगा, इन सारे जो जैव ऊर्जा के जो स्रोत हैं, इनसे जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो पाएगी, उसको हम लोग जैव ईंधन के रूप में देखते हैं। तो सारे एक बार शब्दों को मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एक शब्द हमने देखा जैव ऊर्जा, फिर हमने देखा बायोमास, ऊर्जा फसल, फीडस्टॉक और जैव ईंधन, है ना? तो ये सारे शब्द हमने देखे हैं। ये सारे शब्द हमने देखे हैं, तो एक बार मैं आपको दोबारा आपके लिए दोहरा देता हूँ कि ये सारे शब्द का अर्थ क्या होता है। तो एक तो है जैव ऊर्जा। तो जैव ऊर्जा मतलब क्या कि किसी जीव से प्राप्त ऊर्जा होगी, तो जैव ऊर्जा उसको बोलेंगे। तो इसीलिए इसको आप सीधे-सीधे कह सकते हैं, ये क्या है? ये है जीव से प्राप्त ऊर्जा। इसीलिए मैं लिख देता हूँ किसी भी जीव से प्राप्त ऊर्जा। किसी भी जीव से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग जैव ऊर्जा कहेंगे। बायोमास का मतलब क्या हो गया? बायोमास का मतलब हो गया जैविक सामग्री। जैविक सामग्री, वैसी जैविक सामग्री जो कि किसी पशु से प्राप्त हो सकती है, किसी पादप से प्राप्त हो सकती है, किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त हो सकती है, तो उसको हम लोग बायोमास कहेंगे। ऊर्जा फसल, ऊर्जा फसल किसे कहेंगे? ऊर्जा फसल का मतलब क्या है? अ, ऐसे फसल जो कि कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हो, है ना? तो वैसे फसल जिनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकें। ठीक है? फिर फीडस्टॉक, फीडस्टॉक किसको कहेंगे?
फीडस्टॉक उनको कहेंगे जो भी जैविक सामग्री, जो भी ऐसा बायोमास हो जिसका उपयोग हम एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में कर सकते हैं या जैव ऊर्जा के स्रोत में कर सकते हैं, तो उसको हम लोग फीडस्टॉक कहेंगे। तो फीडस्टॉक का मतलब क्या हुआ? बायोमास जिसका प्रयोग जैव ऊर्जा स्रोत के रूप में कर सकें, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फीडस्टॉक कहेंगे। और इन सब पर आधारित है जैव ईंधन। तो जैव ईंधन वैसे ईंधन के बारे में हम कह रहे हैं जो कि हमें इस प्रकार के स्रोत से प्राप्त हो, वैसे को हम जैव ईंधन कहेंगे। तो जैव ईंधन का मतलब क्या हो गया? जैव ईंधन का मतलब हो गया जो भी जैव ऊर्जा जिस ईंधन से प्राप्त हो उसको हम लोग जैव ईंधन कह सकते हैं। तो अब जहां तक बात है जैव ईंधन की, तो हमने तो कोयले और पेट्रोलियम के बारे में जो पढ़ा, तो कोयले और पेट्रोलियम में भी तो हमने यही पढ़ा कि उसका भी स्रोत क्या है? कोयले का स्रोत भी वनस्पति है। पेट्रोलियम का भी जो स्रोत है वो क्या है? वो शैवाल या फिर जंतु प्लवक है। तो आखिर ये सब के स्रोत भी तो जैविक स्रोत हैं। तो क्या हम उन सब को भी जैव ईंधन कह सकते हैं? जल्दी से बताइए हाँ या ना? क्या हम कोयला और पेट्रोलियम उनको भी हम लोग जैव ईंधन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ज़्यादातर लोग आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं कह सकते। ये भी बताइए कि क्यों नहीं कह सकते आपके हिसाब से? ऐसा क्यों है कि हम उसे जैव ईंधन नहीं कहना चाहते? कुछ-कुछ उत्तर मुझे मिल रहे हैं लेकिन अभी तक बिल्कुल स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है कि आखिर हम उसे जीवाश्म ईंधन क्यों कह रहे हैं और इन्हें जी जैव ईंधन जो कह रहे हैं, इनके बीच में सबसे बड़ा अंतर आपके हिसाब से क्या है? जैव ईंधन को अगर हम कोयले और पेट्रोलियम को जैव ईंधन नहीं कह रहे, तो आपके हिसाब से इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? चलिए शिवा लगभग आपने सही कहा है। हाँ, कृष्णपाल आपने भी लगभग सही उत्तर दिया है। कुमार चौहान आपने भी बिल्कुल सही कहा है। अनुराग बिल्कुल सही। हाँ, तो अब सही-सही उत्तर मुझे मिलने लग गए हैं। शीला आपने भी सही कहा। हाँ, तो देवेंद्र हाँ, सही कहा, संस्कार सही कहा। हाँ, तो ज़्यादातर आप लोग जो लिख रहे हैं समय को लेकर, तो सबसे बड़ी बात समय की ही है, कि यहाँ पर लगने वाला जो समय है, जैव ईंधन हमें प्राप्त हो जाता है कुछ 1-2 सप्ताह में या फिर 1-2 महीने में ही प्राप्त हो जाता है। और जीवाश्म ईंधन 30-35 करोड़ में हमें 30-35 करोड़ वर्षों में हमें प्राप्त हो रहा है। तो कहाँ 1 सप्ताह और कहाँ 30 करोड़ वर्ष। तो सबसे बड़ा अंतर जो है वो यहीं पर है। क्योंकि वहां पे भी हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा, यहाँ भी हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन यहाँ भी है। वहां भी कार्बनिक पदार्थ से बन रहे थे, यहाँ भी कार्बनिक पदार्थ से बन रहे हैं। वहां भी वनस्पति थी, यहाँ भी वनस्पति है। लेकिन सबसे बड़ा जो अंतर आ जाता है वो हम कह रहे हैं कि बायोमास। और ये बायोमास से जो हम प्राप्त कर पा रहे हैं जैव ईंधन, वो बहुत ही कम समय में कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर जो है वो यही है। सबसे बड़ा अंतर जो हमें देखने को मिलता है वो यही है कि ये एक हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ से कम समय में कम समय में निर्मित हो, कम समय में हमें प्राप्त हो पाए, तो हम इसे जैव ईंधन कहेंगे। ठीक है? और अगर समय बहुत अधिक लग रहा है, तो वैसे में फिर ये
जीवाश्म ईंधन बन जाता है, लेकिन जीवाश्म में बहुत अधिक का मतलब है कि करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, तो वो जीवाश्म ईंधन हो जाता है। तो ये कम समय में निर्मित जो ईंधन है उसको जैव ईंधन कह सकते हैं। अब यहाँ पर बायो इथेनॉल है, बायोडीज़ल है, बायोगैस है। सबसे प्रमुख रूप से ये 3 प्रकार के हमें जैव ईंधन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत में आज बायो सीएनजी की भी बात की जाती है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिर ये बायो सीएनजी क्या है? बायो सीएनजी। तो बायो इथेनॉल, बायोडीज़ल, बायोगैस, बायो सीएनजी। तो ये 4 प्रकार के 4 प्रमुख मान सकते हैं। हालाँकि बायोगैस और बायो सीएनजी बिल्कुल लगभग एक समान ही है, एक ही प्रकार का है। लगभग एक समान है, कैसे है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जैव ईंधन का जो हम वर्गीकरण करते हैं, वो पीढ़ियों के हिसाब से करते हैं। तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी और चौथी पीढ़ी। इन 4 पीढ़ियों में इनको विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो आखिर ये पीढ़ियों को कैसे हम परिभाषित करते हैं, इसको समझिए सबसे पहले। तो जो भी पहली पीढ़ी की जैव ईंधन है, पहली पीढ़ी के जो भी जैव ईंधन होते हैं, ये वो हैं जो कि फसल आधारित हैं, या ये जो ऐसे कह लीजिए कि ये खाद्य फसल आधारित है। खाद्य फसल आधारित है। तो खाद्य फसल आधारित क्यों है? खाद्य फसल आधारित मतलब खाद्य फसल आधारित इसलिए हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं, वैसे फसलों को हम चुनते हैं और उनसे हम ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पहली पीढ़ी की जैव ईंधन सारे वो हैं जो कि खाद्य फसल पर आधारित हैं। दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन वो हैं जो कि फसलों का उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन खाद्य फसल का नहीं। तो इसीलिए एक प्रकार से कह लीजिए कि गैर खाद्य पदार्थ या गैर खाद्य फसल आधारित ये हो सकते हैं। या फिर कृषि अपशिष्ट का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। और नगर पालिका अपशिष्ट। नगर पालिका अपशिष्ट। तो इन तीनों का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के रूप में। तो दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन को हम लोग एडवांस्ड बायोफ्यूल यानी उन्नत जैव ईंधन भी कहते हैं। इसको उन्नत जैव ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है? इसको उन्नत जैव ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए, अगर हमारे लिए संभव होता कि खाद्य फसल का प्रयोग हम ना करें, तो हम नहीं करते। खाद्य फसल का उपयोग हम क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि उससे तो दाम बढ़ जाएँगे, बहुत तरह की समस्याएँ हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि बाकी जो स्रोत हैं, कि गैर खाद्य फसलें हो गईं या कृषि अपशिष्ट हो गया, नगर पालिका अपशिष्ट हो गया, इनसे ऊर्जा प्राप्त कर पाना आसान नहीं होता। इसके पीछे की प्रौद्योगिकियाँ जो होती हैं वो काफ़ी जटिल होती हैं। उनको बहुत आसानी से उनसे हम ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए इसको हम लोग उन्नत जैव ईंधन कह रहे हैं। इसीलिए इसको एडवांस्ड बायोफ्यूल कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर से हमें जैव ईंधन प्राप्त करना हमारे लिए आसान नहीं होता। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर इसीलिए समझिए कि पहली पीढ़ी वो है जो कि जहाँ पर खाद्य फसल का उपयोग कर रहे हो, दूसरी पीढ़ी वो है जहाँ पर गैर खाद्य फसल उपयोग कर रहे हो, कृषि अपशिष्ट उपयोग कर रहे हो, नगर पालिका अपशिष्ट का उपयोग कर रहे हो। तो वैसे में हम इसको दूसरी पीढ़ी कहते हैं। तीसरी पीढ़ी होती है जहाँ पर मुख्यतः हम शैवाल का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर मुख्यतः हम शैवाल का उपयोग करते हैं, या फिर बायो सीएनजी को भी यहाँ पे गिना जाता है। भारत में बायो सीएनजी को भी यहाँ पर हम गिनते हैं, तो इसको हम लोग तीसरी फसल कहते हैं। तो अब यहाँ पर
ये 3 पीढ़ी जो है प्रमुखतः आप पाएँगे कि पूरे विश्व में इन्हीं 3 पीढ़ियों को परिभाषित किया गया है। हालाँकि कई बार यहाँ पर चौथे पीढ़ी की भी बात की जाती है। हालाँकि अगर आप जैसे भारतीय नीति की बात करेंगे तो बाद में हम देखने वाले हैं भारतीय नीति, तो वहाँ पर कोई भी चौथी पीढ़ी नहीं है। अन्य राष्ट्रों के लिए भी आप देखेंगे कि ऐसी कोई चौथी पीढ़ी परिभाषित उन्होंने नहीं कर कर रखा है। लेकिन जब हम चौथी पीढ़ी की बात करते हैं, तो इनको अलग-अलग प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो जैसे चौथी पीढ़ी में हम सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं या फिर आनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसलें होती हैं, उनको यहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पर इसलिए याद रखें कि यहाँ पर ऐसी जो जब हम बात करते हैं चौथी पीढ़ी की, तो चौथी पीढ़ी का कोई ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। इसके कई सारी परिभाषाएँ यहाँ पर बन जाती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि अ, किस प्रकार से इसे परिभाषित किया जाता है। तो जैसे हम कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन की भी बात करते हैं कि दूसरी पीढ़ी की फसल को उपयोग करें और वहां से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा हो उसको हम लोग उसके कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग अलग से हटा दें। तो यहाँ पर दूसरी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के जो स्रोत हैं उनका भी उपयोग किया जा सकता है कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के साथ। तो इसीलिए अलग-अलग प्रकार से हम देखते हैं कि इसको अलग-अलग प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है। तो चौथी पीढ़ी इसीलिए ना भारत की जैव ईंधन नीति का भाग है, ना बाकी देशों के जैव ईंधन नीति का भाग है। तो यहाँ पे जब हम पीढ़ी ब कह रहे हैं, तो पीढ़ी क्यों कह रहे हैं कि क्यों खाद्य फसल को पहली पीढ़ी या फिर गैर खाद्य फसल को दूसरी पीढ़ी, ये क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, जब भी हम पीढ़ियों की बात करते हैं किसी भी प्रौद्योगिकी में या विज्ञान में कहीं पर भी अगर हम पीढ़ियों में विभाजित करते हैं तो पीढ़ी का अर्थ ये होता है कि कुछ बेहतर हमें प्राप्त हो पा रहा हो या तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ रही हो या हम प्रदूषण को कम कर पा रहे हो तो किसी ना किसी प्रकार से कुछ ऐसे पैमाने होंगे जिन पर वो बेहतर हो। तो यहाँ पर का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है प्रदूषण कि जो पहली पीढ़ी है हालाँकि ऐसे तो प्रदूषण जीवाश्म ईंधन के मुकाबले बहुत कम होते हैं। जीवाश्म ईंधन से तुलना करें तो बहुत कम प्रदूषण यहाँ पर होता है, लेकिन फिर भी प्रदूषण थोड़ा-सा होता है। तो पहले पीढ़ी में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, दूसरी पीढ़ी में उससे कम, तीसरी पीढ़ी में और कम, चौथी पीढ़ी पीढ़ी में और कम। तो यहाँ पर हम प्रदूषण को कम कर रहे हैं, कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं, खाद्य फसलों से दूर जाने की हमारी कोशिश है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक जैव ईंधन के वर्गीकरण की बात है। तो इसलिए इन सारी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए कि कैसे इनको वर्गीकृत यहाँ पर किया जा रहा है। अब जैसे विशेषकर अगर हम तीसरी पीढ़ी की बात करें, थर्ड जनरेशन की बात करें, तो जहाँ पर हम शैवाल आधारित जैव ईंधन की बात करते हैं, तो शैवाल आधारित होने से हमें कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। अब जैसे मान लीजिए शैवाल सबसे पहले शैवाल जो है, ये जल के भीतर उगते हैं। ये जल के भीतर उगते हैं, तो क्योंकि ये जल के भीतर उगते हैं, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो अ, खाद्य फसल है, खाद्य फसल के लिए जो भी भूमि संसाधन का हम उपयोग करते हैं, उसके लिए हमें अब नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि ये जल के भीतर उग रहे हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा लाभ ये हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ये कह लीजिए कि 1-2 सप्ताह के अंदर ये उग जाते हैं, तो ये जल्दी उग जाते हैं। तो एक किसी फसल में आपको 1 से डेढ़ महीने का समय लग सकता है, 2 महीने तक का समय कई बार लग सकता है, 2 ढाई महीने लग सकते हैं। और यहाँ पर लेकिन शैवाल जो है, ये लगभग 1 से 2 सप्ताह के भीतर ही ये तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर से ऊर्जा और जल्दी हमें प्राप्त हो सकती है। इसके बाद फिर एक और जो हमें यहाँ से लाभ प्राप्त होता है, वो ये है कि इनकी ऊर्जा दक्षता बेहतर है। इनकी ऊर्जा दक्षता बेहतर है। तो ऊर्जा दक्षता बेहतर होने से यहाँ पर क्या लाभ होगा कि ऊर्जा दक्षता का मतलब आप समझ जाइए कि क्या है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी ऊर्जा फसल का उपयोग कर रहे हैं, कोई भी फसल का उपयोग कर रहे हैं और वहाँ से हम जैव ईंधन प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 100 ग्राम फसल में से आपको 25 ग्राम या 30 ग्राम या मान लीजिए 30% ऊर्जा वहाँ से प्राप्त हो रही हो। यहाँ पर जो ऊर्जा क्षमता है ये और बेहतर होती है। यानी कि अगर वहाँ पर 30% प्राप्त हो रहा है तो यहाँ 40% प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए 100 ग्राम आपने फसल लिया, तो 100 ग्राम फसल से आपको 30-35 ग्राम आपको ईंधन प्राप्त हो पाया। और लेकिन शैवाल में 100 ग्राम से हो सकता है कि 45-50 ग्राम आपको मिल जाए। तो इसीलिए हमने देखा है कि ये जो है शैवाल इन सारे इन सारे कारणों से हम देखते हैं कि ये बेहतर हमें नज़र आते हैं, हमारे लिए बेहतर ये ईंधन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ईंधन को वर्गीकृत करते हैं। तो एक-एक करके हम समझेंगे कि क्या-क्या ईंधन है, उनके क्या उदाहरण हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, इन सारी बातों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले है वनस्पति तेल पर आधारित, जहाँ से हमें प्राप्त होता है डीज़ल, यानी बायोडीज़ल। तो वनस्पति तेल हो गया या तैलीय बीज जो होते हैं, तो तैलीय बीज से हमें ये प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के जो बीज होंगे जिनसे तेल निकाला जा सकता है, वैसे उनसे हम ये प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इसके ईस्टरीकरण से हमें बायोडीज़ल प्राप्त होता है। तो कोई भी तैलीय बीज हो उसका उपयोग किया जा सकता है। तो अब बायोडीज़ल यहाँ से प्राप्त होगा और ये जो बायोडीज़ल है, या तो हम इसको डीज़ल के साथ मिश्रित कर सकते हैं या फिर डीज़ल को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए भी इनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो भारत में हमारी कोशिश क्या है कि 5% मिश्रण हम करना चाहते हैं। यानी कि 95% सामान्य डीज़ल हो और 5% उसमें मिश्रित हो बायोडीज़ल। तो ये यहाँ पर हमारी कोशिश होती है। इसके बाद फिर किण्वन की प्रक्रिया से जो चुकंदर, गन्ना, मक्का इस प्रकार के जो खाद्य फसलें हैं, एक प्रकार से ये जो ऊर्जा फसलें हैं कह लीजिए, ये जो सारे ऊर्जा फसलें हैं, तो इन ऊर्जा फसलों का किण्वन यानी जो फर्मेंटेशन जिसको कहते हैं वो होता है और इससे हमें बायो इथेनॉल प्राप्त होता है। तो ये जो बायो इथेनॉल है इसको हम लोग पेट्रोल के साथ या तो मिश्रित कर सकते हैं या फिर पेट्रोल के स्थान पर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो भारत की जो नीति है यहाँ पर हमारी यह कोशिश है कि हम 20% तक का मिश्रण कर पाएँ। यानी 80% हो पेट्रोल, सामान्य पेट्रोल और 20% उसमें मिश्रित हो बायो इथेनॉल। तो इस प्रकार से ये हमारी कोशिश है यहाँ पर। तो सबसे प्रमुख हम देखते हैं कि बायोडीज़ल और बायो इथेनॉल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है और ये 2 सबसे प्रमुख हमारे लिए ये दोनों हमारे लिए सबसे प्रमुख जो जैव ईंधन है वो बन जाते हैं। तो कई प्रकार के फसलें हैं जहाँ से हमें ये जैव ईंधन प्राप्त हो पा रहा है। तो बायो इथेनॉल और बायोडीज़ल ये दोनों हमारे लिए
सबसे प्रमुख 2 फसलें सबसे प्रमुख 2 ईंधन हो जाते हैं, जो हमें जैव स्रोतों से प्राप्त हो रहे हैं, फसलों से प्राप्त हो रहे हैं या फिर बाकी किसी स्रोत से ये प्राप्त हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर जहाँ तक बात करते हैं इनकी, तो बायोडीज़ल और बायोइथेनॉल के क्या-क्या लाभ हैं, इनको भी समझिए। तो बायोडीज़ल हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को लगभग 80% तक कम कर देता है। 80% तक मतलब अ, जो डीज़ल से हम तुलना कर रहे हैं अगर, तो डीज़ल की तुलना में 80% तक कम यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन देखने को मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का कोई उत्सर्जन होता ही नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सामान्य डीज़ल के लिए एक बहुत बड़ा वायु प्रदूषक बन जाता है, तो ये प्रदूषक यहाँ पर है ही नहीं। उसके बाद फिर यहाँ से जो धुएँ के कण जो होते हैं, वो भी 75% तक कम हो जाते हैं, जो कि पीएम 2.5 और पीएम 10 हम लोग जिसको कहते हैं, तो ये जो है इसको भी प 75% तक ये कम करने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो फ्लैश पॉइंट होती है, यानी जहाँ पर ये दहन इन पे संभव होता है, वो भी तापमान अधिक है। तो लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर इनका दहन शुरू होता है, जबकि जो सामान्य डीज़ल है, जो पेट्रोलियम डीज़ल है, वो 70 डिग्री सेल्सियस पर ही उनका दहन शुरू हो जाता है। और इसके साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि चिकनाई में सुधार भी इनसे हमें प्राप्त हो सकता है। तो अगर सही एडिटिव अगर हम मिलाते हैं, तो इंजन की जो कार्य क्षमता है उसको बेहतर भी की जा सकती है और साथ ही साथ अ, इंजन जो है ज़्यादा लंबे समय तक भी चलेंगे। इस बात को भी हम बायोडीज़ल के माध्यम से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसीलिए बायोडीज़ल डीज़ल की तुलना में हमें दिख रहा है कि काफ़ी बेहतर है। एक बेहतर विकल्प के रूप में ये हमारे सामने ये आता है। अब यही बायोडीज़ल जो है एक और फसल है जहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम लोग जट्रोफा कहते हैं। अब ये जो जट्रोफा है यहाँ पर से हमें प्राप्त है। अब जट्रोफा के बारे में यदि आप बात करें तो देखेंगे कि जट्रोफा के ऊपर कई सारे समाचार हैं जो कि पिछले लगभग 15-20 साल से जट्रोफा जो है वो काफ़ी ज़्यादा समाचारों में रहा है। सबसे पहले आप पाएँगे कि सबसे पहले आप पाएँगे कि जो जट्रोफा को लेकर के भारत में वर्ष 2001, 2, 3 के आसपास भारत सरकार ने जट्रोफा के ऊपर काफ़ी कार्य किया और जट्रोफा को एक प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक फसल के रूप में देखा गया क्योंकि जट्रोफा के कई सारे ऐसे गुण हैं जो हमें समझ में आए कि जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण गुण हो जाते हैं और इनका उपयोग बायोडीज़ल के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। तो क्योंकि सबसे पहले जट्रोफा को उगाना बहुत आसान होता है कि नहरों के आस-पास, सड़क के किनारे, रेलवे की पटरियों के किनारे, खेत की मेड़ों में और जो यहाँ तक कि क्षारीय मृदा में भी इनको उगाया जा सकता है। तो इनको बहुत आसानी से हम कई तरह विभिन्न स्थानों पर उगा सकते हैं। तो इनको बहुत किसी विशेष अ, मृदा की आवश्यकता नहीं होती, किसी बहुत विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, बहुत आसानी से ये कहीं भी उग जाते हैं। और जट्रोफा के जो फल लगते हैं, तो जट्रोफा के जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनमें जो फल लगते हैं, उनके बीजों से हम बायोडीज़ल बना सकते हैं। तो इसीलिए ये इस बात को लेकर के बहुत रुचि रही भारत सरकार की भी यहाँ तक कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो राष्ट्रपति भवन में उन्होंने जट्रोफा उगाना शुरू कर दिया था। क्योंकि वो भारत के किसानों को दिखाना चाहते थे कि देखिए कितना आसान है कि भारत का राष्ट्रपति अपने गार्डन में भी इसे उगा सकता है। तो जट्रोफा इसीलिए जट्रोफा को लेकर के काफ़ी रुचि देखी गई थी भारत सरकार में और हर जगह हमने देखा कि चाहे वर्षा कम हो या अधिक हो वहाँ पे उगा सकते हैं, मृदा की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है, कहीं भी उगा सकते हैं। तो ये इन सब बातों को लेकर के काफ़ी रुचि देखी गई और जट्रोफा को उगाने की कोशिश की गई। लेकिन बाद में हमें देखने को मिला कि अ, वर्ष 2001 से लेकर के वर्ष 2008, 9, 10 तक तो काफ़ी रुचि दिखाई गई। लेकिन अचानक से फिर जट्रोफा के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। उन 10 वर्षों में यूपीएससी ने भी आपसे प्रश्न पूछ दिया, जट्रोफा से एक प्रश्न भी पूछा गया था।
उसके बाद ना भारत सरकार ने कोई रुचि दिखाई और ना यूपीएससी ने उसके बाद इस पर कोई रुचि दिखाई है। तो इसका कारण क्या है कि आखिर जट्रोफा जो कि एक समय में लग रहा था कि हमारे लिए एक सबसे बड़ा एक स्रोत बनकर उभरेगा, बायोडीज़ल के स्रोत के रूप में उभरेगा, वो बाद में जाकर के बिल्कुल उसके ऊपर सारे जो हमारी चर्चाएँ थी, जो योजनाएँ थी, वो सब बंद हो गई। क्यों? तो जट्रोफा के साथ कुछ समस्याएँ हैं जो हमें देखने को मिली। पहली समस्या ये है कि इनको उगने में समय बहुत लगता है, यानी जो बीज जो हमें चाहिए, जिन बीजों से हमें बायोडीज़ल प्राप्त होगा, उस बीज को प्राप्त करने में लगभग 5 से 6 महीने तक का समय लग जाता है। तो अब कहाँ बाकी सारी फसलों से 1-1 महीने में हमें फसलें प्राप्त हो पा रही हैं या ऊर्जा 1 से डेढ़ महीने में, बहुत हुआ तो 2 महीने में ऊर्जा हमें प्राप्त हो जा रही है। यहाँ पर 6 से 7 महीने लग जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बनी। दूसरी समस्या ये बनी कि यहाँ से जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो भी रही है, वो बहुत अधिक नहीं है। मतलब हमने देखा कि लगभग अगर आपके पास 100 ग्राम बीज है, तो 100 ग्राम बीज में से बस 20 से 25 ग्राम ही आपको बायोडीज़ल प्राप्त हो पा रहा है। तो ये भी काफ़ी कम है। बाकी सारे स्रोत से हमें 40-45 ग्राम तक मिल जा रहा था, यहाँ से केवल 20-25 ग्राम मिल रहा है और वो भी 6 से 7 महीने में मिल रहा है। तो वैसे में जब तक हमारी नीति नहीं आ गई थी, जब तक हम काफ़ी अ, तेज़ गति से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तब तक के लिए जट्रोफा हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन जब फिर उसके बाद जब हमें दिखा कि कितने बड़े पैमाने पे हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, तब समझ में आया कि फिर जट्रोफा तो हमारे लिए अ अ, ये कार्य नहीं कर पाएगा, तो केवल जट्रोफा से तो काम नहीं होगा। तो फिर धीरे-धीरे हमने देखा कि जट्रोफा जो है उसको हमने अ, किनारे कर दिया। तो 2 समस्याएँ हैं, तो जट्रोफा के साथ क्या-क्या 2 समस्याएँ हैं? तो जट्रोफा के साथ क्या-क्या 2 समस्याएँ हमें देखने को मिली? पहली समस्या ये थी कि बीज प्राप्त होने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं, ठीक है? बीज प्राप्त होने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ से इसके बाद बायोडीज़ल बनाने में लगभग 15-20 दिन और लग जाएगा। और दूसरी समस्या ये थी कि 100 ग्राम जिट्रोफा बीज से केवल 20 से 25 ग्राम 20 से 25 ग्राम बायोडीज़ल प्राप्त किया जा सकता है। तो ठीक है? तो 100 ग्राम जेट्रोफा बीज से केवल 20 से 25 ग्राम बायोडीज़ल प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी जो 2009 की जैव ईंधन नीति थी, उसमें जेट्रोफा को एक बहुत ही प्रमुख स्रोत के रूप में रखा गया था। लेकिन उसके बाद जब 2018 की हमारी जैव ईंधन नीति आई, तो उसमें हमने देखा कि जेट्रोफा का उल्लेख एक प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं किया गया है। तो ये बदलाव इसलिए देखा गया क्योंकि हमने 2018 तक हमने इस बात को तो देख लिया था कि बायोडीज़ल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितने बड़े पैमाने पर हमें बायोडीज़ल की आवश्यकता है। तो उतने बड़े पैमाने पर अगर बायोडीज़ल चाहिए, तो जट्रोफा को हम प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं देख सकते। बाकी इसीलिए बाकी स्रोतों को प्राथमिक स्रोत के रूप में देखा गया, लेकिन ऐसा नहीं कि जट्रोफा को हम स्रोत के रूप में नहीं देख रहे। हाँ, ठीक है, समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमें इससे कुछ हानि हो रही है। तो इसलिए इसको एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में तो देखा जा रहा है, लेकिन प्राथमिक स्रोत के रूप में अब हम इसको नहीं देखते। तो ये जट्रोफा के साथ ये समस्या हुई।
तो अभी भी जट्रोफा कभी-कभार समाचार में आ जाता है, जैसे अभी कुछ वर्षों पहले जो स्पाइस जेट एयरक्राफ्ट है, स्पाइस जेट एयरक्राफ्ट ने कहा कि वो जो अपना ईंधन बनाएँगे, अपने एयरक्राफ्ट ईंधन जो वो बनाएँगे, उसके लिए वो जट्रोफा का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ निजी कंपनियाँ भी हैं जो कि यहाँ पर आई हैं और वो भी अपने तरफ से कार्य करने की कोशिश यहाँ पर कर रही हैं।